रात के वक्त आदित्य दिव्या को डिनर के लिए उठाता है। दिव्या अलसाई में उठकर मुंह बना लेती है। अब तक उसकी तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुकी थी। दिव्या डिनर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। हमें ये नहीं खाना, कहते हुए दिव्या मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखती है। आदित्य एक नज़र दलिया को देखता है, फिर दिव्या को देखते हुए कहता है, तुम्हें यही खाना पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं खाना है ये। दिव्या के यह कहते ही आदित्य घूर कर दिव्या को देखता है तो दिव्या मासूमियत से बोलती है, सिर्फ आज ही खाऊंगी, उसके बाद मैं इसे देखूंगी भी नहीं। आदित्य दिव्या की तरफ एक चम्मच से दलिया को बढ़ाते हुए, ठीक है। मुंह में दलिया जाते ही दिव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। आदित्य खुद भी एक चम्मच दलिया खा लेता है। इस पर दिव्या कहती है, आप भी बीमार हैं? आदित्य फिर एक दिव्या को खिलाते हुए, नहीं, पर अगर तुम अच्छा नहीं खा सकती हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इतना बोलते फिर से वह एक चम्मच खा लेता है। दिव्या आदित्य के गालों को दोनों हाथों से खींचते हुए कहती है, ओ माय मिस्टर हस्बैंड, यू आर सो स्वीट। आदित्य अब घूर कर दिव्या को देखता है तो दिव्या जल्दी से हाथ हटा देती है और मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखने लगती है। कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है। आदित्य दिव्या को मेडिसिन खिलाकर अच्छे से लेटा देता है। दिव्या अपने हाथों को फैलाकर कहती है, जल्दी से आ जाइए, हमें ठंड लग रही है। आदित्य यह देखकर दरवाज़ा बंद करता है, फिर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है, फिर जल्दी से अपने हाथ पीछे करके हकलाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं गर्मी देने की तैयारी कर रहा हूँ। दिव्या के गाल एकदम लाल हो जाते हैं। वह शर्म से भरी निगाहों को झुकाती है, पर कहती है, उसके इतना बोलते ही आदित्य शर्ट को फेंक कर दिव्या के होठों पर एक उंगली रख देता है। दिव्या की बातें अधूरी ही रह जाती हैं। आदित्य धीरे से अपनी उंगली हटाकर दिव्या की साड़ी को निकाल देता है। दिव्या की तो हालत ही खराब होने लगती है। आदित्य दिव्या के पास लेटकर दिव्या और खुद को कंबल से अच्छी तरह कवर करता है, फिर दिव्या को कसकर पकड़ लेता है। आदित्य की नग्न बदन दिव्या के छूते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। आदित्य दिव्या के गालों को चूम कर कहता है, मुझे पता है कि तुम बीमार हो। इस हालत में तुम मेरे प्यार को बिल्कुल भी सह नहीं पाओगी, पर मेरे गर्म बदन से तुम्हें राहत जरूर मिल सकती है। आदित्य की बात सुन दिव्या मुस्कुराते हुए उससे और भी ज़्यादा चिपक जाती है। आदित्य दिव्या के माथे को चूम लेता है। दिन में सोने की वजह से दिव्या की आंखों में नींद का तो नामो निशान नहीं था। वह बस आंखें बंद करके सोने की ही कोशिश कर रही थी। आदित्य आंखें बंद करके दिव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, वाइफी, तभी तुम किसी बच्चे की बात कर रही थी, कौन था वो बच्चा? यह सुनते ही दिव्या कसकर आदित्य को पकड़ लेती है
आदित्य अब दिव्या की पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स वाइफी, तुम्हें अगर अभी नहीं बताना है तो ठीक है, जब तुम्हें बताने का मन करेगा तब बताना। दिव्या आंखें खोलकर सिर उठाकर आदित्य को देखती है, फिर नजरें झुकाए हुए ही कहती है, आपको तो पता है कि उस दिन मैं आपके सामने मरी थी। यह सुनते ही आदित्य का चेहरा सर्द हो जाता है और वह सर्द आवाज में, वाइफी डोंट से दैट अगेन। दिव्या आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, मेरा मतलब दिखती तो मेरे जैसी ही थी। इतना बोलते ही दिव्या फिर से अपनी नज़रें झुकाए कहती है, उसका एक बच्चा था, करीब 6 या 7 महीने का। त्रिया ने उस लड़की को मेरी तरह बनने के लिए उसके बच्चे का सहारा लिया। अपने बच्चे की खातिर उस लड़की ने मेरी तरह ही एक्टिंग किया और आपके सामने खुद की ही जान ले ली। ये सब त्रिया ने आपको तड़पते हुए मरते देखने के लिए किया और साथ में ही उसने उस बच्चों को मेरे आँखों के सामने पानी में फेंक दिया। इतना बोलते ही दिव्या के आँखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वह रुदु आवाज़ में कहती है, सिर्फ मेरे इस चेहरे की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई। अगर उसका चेहरा मेरी तरह ना होता तो कभी वो लड़की नहीं मरती और ना ही वो बच्चा मरता। कोई इतना बेरहम कैसे ही हो सकता है जो अपने लिए किसी बेगुनाह की जान बेरहमी से ही ले ले। यह बोलते हुए अब दिव्या की आंसू झरझर करके बहने लगते हैं। आदित्य दिव्या को कसकर सीने से लगाते हुए कहता है, जितनी बेरहमी उसने दिखाई है उससे भी ज़्यादा बेरहमी उसे देखनी पड़ेगी। वह मौत की भीख मांगेगी लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। दिव्या सर उठाकर आदित्य को भीगी पलकों को उठाकर देखती है, फिर कहती है, आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं बताऊंगा तो क्या तुम सह पाओगी? यह सुनते ही दिव्या जल्दी से ना में सिर हिला देती है और आदित्य के सीने में छुपते हुए कहती है, हमें नहीं जानना। आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या के माथे को चूम लेता है। इधर दूसरी तरफ स्वरा बिन कुछ खाए पिए कमरे में बस रोए ही जा रही थी। उसे सर्वेंट बुलाने तो आए थे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। चाहे त्रिया दूसरों के लिए जैसी भी थी लेकिन उसने बहनों को अपनी बहुत ही नाजों से पाला था। स्वरा करीब 3 साल की थी तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद से त्रिया ने ही पाखी और स्वरा को संभाला था। बहुत प्यार करती थी वह अपनी बहनों से। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उसने इनलीगल काम शुरू कर दिया जो आगे चलकर लोगों को मारने का भी टेंडर लेने लगी। बीतते वक्त के साथ त्रिया बहुत ही ज़्यादा बेरहम होती चली गई। इसी बीच उसकी मुलाकात रुद्राज से हुई। उसे देखती ही त्रिया उसके लिए पागल हो गई। वह रुद्राज को अपना बनाने के लिए उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी तैयार हो गई। वैसे तो त्रिया दिखने में सुंदर थी लेकिन रुद्राज बस अपनी हवस को मिटाने के लिए ही उसके साथ रहता था। वह हमेशा नई नई लड़कियों के साथ फिजिकल होता था, या तो अपनी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से। यह बात त्रिया को पता होता था
लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह रुद्राक्ष से प्यार में पागल हो चुकी थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष उसके साथ फिजिकल होकर मना लेता तो यह भी मान जाती। लेकिन कुछ साल बाद जब रुद्राक्ष ने दिव्या को देखा तो बस उसे पाने के लिए पागल हो गया। ये बात जब त्रिया को पता चली तो रुद्राक्ष और उसके बीच में झगड़ा भी हुआ, क्योंकि रुद्राक्ष दिव्या से शादी करना चाहता था और हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था। रुद्राक्ष को जो पावर मिली थी वह सब कुछ उस त्रिया की ही बदौलत थी, जिसकी वजह से रुद्राक्ष उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने उसे यह कहकर मना लिया कि वह दिव्या से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है और उसके साथ ही वह बस दिव्या के साथ एक दिन के लिए फिजिकल होना चाहता है। इस पर त्रिया ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और फिर उसे मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे भी पता था कि दिव्या के प्रॉपर्टी पर दिव्या के अलावा बस उसके पति का ही हक था, जो रुद्राक्ष बनना चाहता था। पर ये तो नहीं पाया, क्योंकि आदित्य ने उससे पहले ही रुद्राक्ष को मार दिया। रुद्राक्ष की मौत की खबर सुनकर तो त्रिया गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने पागलपन में बदला लेने की चाह से हर पल आदित्य और दिव्या पर नजर रखती थी। स्वरा ने त्रिया का बस प्यार ही देखा था, उसकी हैवानियत का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। स्वरा रो ही रही थी कि कोई उसके पीठ पर हाथ रखता है। स्वरा पेट के बल ही लेटी हुई थी और वह सिर घुमाकर देखती है तो यह ज्येष्ठा होती है। उसे देखकर स्वरा फिर एक बार तकिए से लिपटकर रोने लगती है। ज्येष्ठा उसे उठाकर बैठा देती है। स्वरा बैठकर भी सिर झुकाए बस रोती रहती है। ज्येष्ठा उसका चिन्ह पकड़कर ऊपर करती है तो देखती है स्वरा की आंखें और नाक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके आंसू चेहरे पर भरे हुए थे। ज्येष्ठा स्वरा के आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछती है, फिर उसे देखकर कहती है, शांत हो जाओ, और कितना रोगी। स्वरा सिसकते हुए कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। यहाँ सब कोई गंदे हैं, मुझे अपनी दी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्येष्ठा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि ज्येष्ठा खुद उस दौर से गुजर चुकी थी। उसकी दी ने भी उसे ऐसा ही प्यार किया था, लेकिन वह हमेशा गलत काम करती थी, जिसकी भनक ज्येष्ठा को बिल्कुल भी नहीं थी। ज्येष्ठा अपने कमरे से लैपटॉप लाकर स्वरा के पास रखती है। स्वरा अब तक सिर झुकाए हुए थी। ज्येष्ठा लैपटॉप पर एक वीडियो चलाती है। उसकी आवाज़ से स्वरा लैपटॉप की ओर देखती है। लैपटॉप पर त्रिया एक इंसान को बेरहमी से मार रही थी। उसके साथ ही बहुत सारे वीडियो में त्रिया कभी किसी लड़की, लड़का, आदमी, औरत और बच्चे को मारते हुए दिख रही थी। यह देखकर तो स्वरा को डर लगने लगता है। मारने के वक्त त्रिया का हाथ खून से सना होता है। स्वरा डर कर ज्येष्ठा से लिपट जाती है। ज्येष्ठा लैपटॉप को बंद करके स्वरा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, जरूरी नहीं जो अपनी बहनों से प्यार करती हो वो सबसे प्यार करती हो। तुम्हारी दी भले ही तुम्हारे लिए अच्छी थी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत बेरहम थी।
स्वरा ज्येष्ठा के गले लगे हुए ही धीरे से कहती है, मुझे एक बार बस अपनी दी से मिलना है प्लीज। ज्येष्ठा को सोचते हुए कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। यह सुनते ही स्वरा ज्येष्ठा से अलग होती है। ज्येष्ठा खाने की प्लेट लेकर अपने हाथों से खाना लिए स्वरा की तरफ बढ़ाती है। भूख तो स्वरा को भी लगी थी, इसलिए वह चुपचाप ज्येष्ठा के हाथों से खाने लगती है। कुछ देर में ज्येष्ठा खाना खत्म होता है तो ज्येष्ठा स्वरा को देखकर कहती है, तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, पास में ही मेरा कमरा है। स्वरा झट से ज्येष्ठा के लगकर गले कहती है, थैंक यू दी। ज्येष्ठा बस मुस्कुरा देती है। ज्येष्ठा अब अपने कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है तो ध्रुव काफ़ी सीरियस में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। ज्येष्ठा ध्रुव के पास बैठ जाती है और स्वरा की बातों को याद करते हुए ध्रुव को बुलाती है। ध्रुव ध्रुव तुरंत रिस्पॉन्स देता है, हाँ बोलो बेबी। ज्येष्ठा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो ध्रुव, स्वरा अपनी दी से मिलना चाहती है। ध्रुव लैपटॉप से नज़रें हटाकर ज्येष्ठा को देखने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव के शांत एक्सप्रेशन से अंदर से घबरा रही थी। ज्येष्ठा कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव ज्येष्ठा को सोफे पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। ज्येष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव अब ज्येष्ठा के गर्दन और गालों पर बाइट करने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव को धक्का देते हुए, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। पर ध्रुव नहीं रुकता। वह बहुत जोर जोर से उसे बाइट करने लगता है। ज्येष्ठा को अब दर्द होने लगता है। वह बहुत जोर से ध्रुव को धक्का देकर उठने की कोशिश करती है। इससे पहले ही ध्रुव खुद को संभाल कर बैठ जाता है और ज्येष्ठा के हाथ को पकड़कर खींच लेता है, जिससे वह सीधे उसकी गोद में जा गिरती है। ध्रुव ज्येष्ठा के दोनों हाथों को पीठ के पीछे करके पकड़ लेता है और उसकी ओर झुकने लगता है। ज्येष्ठा लगातार खुद को छुड़ाने लगती है। ध्रुव छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बीबी को मैं सजा दे रहा हूँ। ध्रुव सपाट से जवाब देता है। ज्येष्ठा एकदम से रुक जाती है। ध्रुव अब सीरियस होकर कहता है, तुम मुझे बताने से घबरा रही थी। सीरियसली बेबी, तुमने ये बकवास सी फीलिंग कहाँ से लाई। तुम मेरी बीवी हो तो ये डरने और घबराने वाली फीलिंग को अपने आसपास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ज्येष्ठा अपनी आंखें झपकाते हुए कहती है, ध्रुव बट आई जस्ट ए फीलिंग। ध्रुव जल्दी से बोलता है, बट आई हेट दिस फीलिंग। इतना बोलते ही ध्रुव ज्येष्ठा को छेड़ देता है। ज्येष्ठा फिर एक बार उसके बगल में बैठ जाती है और ध्रुव फिर एक बार अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। ज्येष्ठा अब बिना घबराए हुए कहती है, तो बताओ, तुम स्वरा को उसकी दी से कब मिलाने वाले हो। तो ध्रुव ज्येष्ठा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स माई बेबी। इतना बोलते ही वह लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, मैं आदित्य से बात कर लूँगा, उसके बाद। ज्येष्ठा ओके बोलकर उठ जाती है। ध्रुव एक नज़र ज्येष्ठा को देखता है, फिर नज़रें लैपटॉप पर डालकर कहता है, बेबी यू पीरियड हैव स्टार्टेड।
सो गो एंड चेंज योर ड्रेस। ज्येष्ठा अपने पीछे की ओर देखती है जिस पर उस पे खून लगा हुआ था। वह जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है। ज्येष्ठा की हरकत से ध्रुव के होठों पर बस मुस्कुराहट आ जाती है। ज्येष्ठा चेंज करके बाहर आती है। अब उसकी नज़र ध्रुव के पैंट पर चली जाती है, जो उसके बैठने की वजह से खून के धब्बे दिख रहे थे। इसके साथ ही सोफे पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। ज्येष्ठा ध्रुव को चेंज करने का बोलकर खुद सोफे की कवर को चेंज कर देती है। ध्रुव बाहर आकर देखता है तो ज्येष्ठा पेट को पकड़कर लेटी हुई थी। ध्रुव ज्येष्ठा के पास आकर, पेन स्टार्ट हो गया बेबी। ज्येष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। इस पर ध्रुव ड्रॉ से दवाएं निकालकर उसे खिला देता है और फिर उसके पास लेटकर अपने हाथों से ज्येष्ठा के पेट पर रखकर उसे सहलाने लगता है। इससे ज्येष्ठा को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है।